हेलो बच्चों। हाय फ्रेंड्स। आज फिर केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने फिर उपस्थित हूँ अपना नया वीडियो लेके। इससे पहले मैं 12th क्लास का 5th चैप्टर के 4 लेक्चर कर चुका हूँ। आज मेरा 5वां लेक्चर है। इसमें आज हम बात करने वाले हैं बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट मीन्स एंजाइम्स। तो एंजाइम्स को जानने से पहले आज मैं थोड़ा आपको बायो ज़रूर पढ़ाऊँगा। बायो स्टूडेंट के लिए तो बहुत आसान होगा, लेकिन मैथ्स वालों के लिए नया होगा। ऐसा आज पहली बार होगा आप केमिस्ट्री क्लास में बायो पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और आप इसको पढ़ेंगे तो डेफिनेट बहुत मज़ा भी आने वाला है, क्योंकि ये जनरल साइंस है और ये कहीं भी केमिस्ट्री में भी और आता है और हमको आना भी चाहिए। और आज इसलिए आपको दिख रहा होगा सामने मैंने बायोडायग्राम बना दिया है। मीन्स ये बनाया मैंने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसको मेरा उद्देश्य इसलिए ये बनाने का है जिससे आप एंजाइम्स को बहुत अच्छी प्रकार से समझ सकें। तो आइए बात करते हैं, यहीं से शुरुआत करते हैं, फिर हम मेन टॉपिक में जाएंगे। तो ये जो डायग्राम मैंने बनाया है ये आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसमें पहला जो स्टार्टिंग होती है मुख से, जहाँ से हम भोजन इनहेल करते हैं। भोजन को अंदर हम किस में डालते हैं? मुँह में डालते हैं। और मुँह में जैसे हमारा भोजन जाता है तो उस पर पहला अटैक जो होता है हमारे भोजन पे वो होता है जबड़े का। जबड़े पे क्या, आपके टीथ्स का। और टीथ्स उसको क्या करता है, छोटे टुकड़ों में उसको पीसने का काम करता है। और उसके बाद जो हमारी लार होती है, लार ग्रंथि, जिसको हम लाल ग्रंथि भी कहते हैं, इसमें क्या होती है आपकी टाइलिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन। तो टाइलिन एंजाइम जो होता है हमारे स्टार्च को, जो हमारे भोजन में मर्ड आता है, स्टार्च आता है, उसको माल्टोज में बदलता है। बहुत महत्वपूर्ण है, उसको किस में बदलता है? माल्टोज में। फिर उसके बाद ये क्या आपका खाना नीचे को आता है ग्रसिका में। ग्रसिका है, ग्रसिका में जब आता है, ग्रसिका के दौरान कोई एंजाइम सेक्रेट नहीं होता है। ग्रसिका के बाद सीधे खाना कहाँ जाता है? आपका स्टमक, आमाशय। आमाशय में जब आता है तो आमाशय में हमारे जो माध्यम होता है आमाशय में, वो क्या होता है? अम्लीय माध्यम होता है। जो अम्लीय माध्यम कौन करता है? इसमें क्या होता है, क्या सेक्रेट होता है? सबसे पहले HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो स्टमक के एनवायरनमेंट को क्या बनाता है? अम्लीय माध्यम। क्या बनाता है? अम्लीय माध्यम बनाता है। और इसका जो महत्वपूर्ण काम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, जो हमारा हार्ड भोजन होता है, जो हार्ड फिश होते हैं, उनको कोमल बनाता है। और तीसरा महत्वपूर्ण इसका काम क्या होता है? जो हमारे जीवाणु है, जो कुछ जीवाणु पैदा हो जाते हैं या चले जाते हैं, उनको भी किल करता है, मारता है। मीन्स हमें कह लें ये भोजन को सड़ने से भी बचाता है। लेकिन ये जरूर कह लें यहाँ पे स्टोमक में हमारा कोई पाचन नहीं होता है। यहाँ पे जो बड़े जटिल अणु हैं वो छोटे अणु में टूटते हैं, छोटे अणु में टूटते हैं। तो जो स्टोमक में हमारा जो जठर रस है, ये जठर रस दो एंजाइम, कितने एंजाइम? दो एंजाइम सेक्रेट करता है, बहुत महत्वपूर्ण है। पहला एंजाइम है रेनिन, जो दूध को फाड़ता है। स्टोमक में पहला एंजाइम कौन सेक्रेट होता है? रेनिन। HCl के मैंने तीनों काम बता दिए। HCl का पहला काम स्टोमक को अम्लीय माध्यम देना, और दूसरा काम भोजन को सड़ने से बचाना, तीसरा काम जटिल अणु को सॉफ्ट बनाना, कोमल बनाना। और जो कठोर होते हैं, और जो एंजाइम जो सेक्रेट होता है जठर रस में, दो एंजाइम्स, रेनिन जो दूध को फाड़ता है। इसमें एक उदाहरण मैं आपको बता सकता हूँ। छोटे बच्चे जैसे दूध पीते हैं, तुरंत दूध पलट देते हैं, हम बाहर देखते हैं दूध बिल्कुल फटा हुआ आता है सीधे सीधे। तो ये क्या है? ये किसकी वजह से होता है? रेनिन एंजाइम्स जो स्टोमक में सेक्रेट होता है। और दूसरा महत्वपूर्ण एंजाइम है पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन, पेप्सिन एंजाइम जो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है। तो बच्चों, जो एंजाइम्स का काम क्या है, जो यहाँ से हम एंजाइम्स को, एंजाइम्स यहाँ पे हमें एंजाइम मिल रहे हैं, यहाँ पे हमें एंजाइम मिल रहे हैं, ये जो बड़े जटिल अणु हैं हमारे, उनको भोजन के बहुत बड़े बड़े, उन पर हमला करके उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बदलते हैं, और बहुत तेज़ी से बदलते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर हम देखते हैं आमाशय में पेप्सिन और रेनिन। अब यहाँ से फिर आगे जब हमारा भोजन आता है
यहाँ पे भोजन का पाचन तो होता नहीं है, लेकिन भोजन यहाँ से आगे बढ़ता है। तो पाचन क्रिया, कंप्लीट पाचन क्रिया कहाँ होती है? छोटी आंत में। ये आपकी छोटी आंत, ये छोटी आंत अंदर की दिख रही है आपको, ये छोटी आंत है, छोटी आंत में आता है। और छोटी आंत में जब आता है तो यहाँ पे कुछ हेल्पफुल हमारे क्या है? अग्न्याशय और यकृत, इन दोनों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। जो यकृत होता है हमारा, जो लीवर, इसका भोजन को पचाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि ये पाचक रस क्या करता है? सेक्रेट करता है, जैसे हम बोलते हैं पित्त रस। पित्त रस को किसमें? पित्ताशय में, पित्त की थैली जो गॉल ब्लैडर जैसे कहते हैं, इसमें भेज देता है। और यहाँ से किसमें भेजता है? इसमें जहाँ पे भोजन का पाचन हो रहा है, किसमें? ये छोटी आंत में। और अग्न्याशय, अग्न्याशय रस को क्या करता है? सक्रिय करता है। तो अग्न्याशय की बात हम करते हैं। अग्न्याशय तीन प्रकार के एंजाइम्स को सक्रिय करता है। पहला है ट्रिप्सिन, दूसरा है अमीलेज, और तीसरा है लाइपेज। पहला ट्रिप्सिन, दूसरा ध्यान रखिए अमीलेज, और तीसरा लाइपेज। ये तीन एंजाइम, जो ट्रिप्सिन होता है ये पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है, और जो अमीलेज होता है ये कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदलता है, और जो लाइपेज होता है ये बसी अम्लों को ग्लिसरॉल में बदलता है। मीन्स जो जटिल अणु को बिल्कुल सरल अणु में बदलते हैं, जहाँ से कि फिर फाइनल जो हमारी एनर्जी बनती है ग्लूकोज में कन्वर्ट करना बहुत क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। फिर जो छोटी आंत में जो एंजाइम सेक्रेट होते हैं, जो फाइनल छोटी आंत में जो सेक्रेट होते हैं वो होते हैं आपके जैसे सुक्रेज, जो सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलेगा, माल्टेज जो माल्टोज को ग्लूकोज में बदलेगा, लैक्टेज जो लैक्टोज को ग्लूकोज में बदलेगा। तो ये काम कौन करता है? छोटी आंत। तो छोटी आंत फाइनल काम करता है पाचन का। और जो छोटी आंत में जो इसके अंदर भित्ति होती है, उसमें क्या होती है? विली होती है। विली मीन्स उंगली नुमा स्ट्रक्चर, छोटे छोटे उंगली नुमा स्ट्रक्चर होते हैं, जो क्या करते हैं? जो पाचक, जो खाना फंस गया है, जिससे हमारा ग्लूकोज का निर्माण, जो मिनरल्स विटामिन है, उसका अवशोषण करते हैं। और उसका अवशोषण करके वो खाना हमारे किस्मत, जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, वो हमारे किस्मत चले जाता है? ब्लड में। किसमें चले जाते हैं? ब्लड में। और वो यहीं से जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, जो स्टमक तो हमारा अम्लीय माध्यम रहता है, और यहाँ से नीचे हमारा क्या होता है? क्षारीय माध्यम। क्या होता है? क्षारीय माध्यम। ये स्पेसिफिक कैरेक्टर है एंजाइम्स के। एंजाइम्स क्या करते हैं? एक निश्चित माध्यम में ही अपना काम करते हैं, एक कैटलिस्ट की तरह, तभी रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं। अब दूसरा देखिए, उसके बाद बड़ी आंत में जब खाना आता है, पचा हुआ खाना, यहाँ पे क्या होता है? बड़ी आंत में जो पानी होता है वो अवशोषित हो जाता है, और जो सॉलिड पार्ट होता है वो मलाशय के द्वारा क्या आता है? बाहर आ जाता है। मलाशय के द्वारा क्या आता है? बाहर आ जाता है। तो ये जर्नल्स थोड़ा सा मैंने समझाने की कोशिश की। लार में टाइलिन, जो स्टार्च को माल्टेज में, और लार में हम देख रहे हैं ये आपका श्वास नली है और ये मुख द्वार है, दोनों जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पे लार में जो ग्रंथि, जो लार ग्रंथि है, उसमें टाइलिन एंजाइम जो होता है उसका महत्वपूर्ण रोल होता है स्टार्च को माल्टोज में बदलने का। फिर स्टोमक में जो आमाशय में रेनिन और पेप्सिन एंजाइम होता है, जो अम्लीय माध्यम में काम करते हैं, अम्लीय माध्यम में सक्रिय होते हैं। और फिर जो हमारे स्टोमक से नीचे को जो हमारा माध्यम होता है, वो क्षारीय माध्यम में ये एंजाइम क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं क्षारीय माध्यम में। तो यहाँ पे माध्यम क्या होता है? क्षारीय होता है। और यहाँ पे अग्न्याशयी रस और यकृत जो पित्त रस जो प्रोवाइड कराता है, उससे हमारी काफ़ी हेल्प मिलती है। उसके बाद कुछ एंजाइम्स जो फाइनल काम करते हैं, फाइनल वर्क करते हैं, वो छोटी आंत में होते हैं। और बड़ी आंत में केवल वेस्ट जो होता है, केवल पानी का अवशोषण होता है, उसके बाद वेस्ट जो है मलाशय के द्वारा बाहर निकलता है। आइए आप अपने टॉपिक पे हम चलते हैं। एंजाइम्स, जैव उत्प्रेरक, जिन्हें हम कह सकते हैं जैव उत्प्रेरक या एंजाइम बायो कैटलिस्ट। जो बायोलॉजिकल सिस्टम में जो कैटलिस्ट होते हैं उनको हम कहते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन
युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक अर्थात प्रोटीन है। क्या है? जटिल कार्बनिक यौगिक प्रोटीन है। ये जैव कोशिकाओं में बनते हैं बायोलॉजिकल, तभी इनको हम कह रहे हैं। अतः इन्हें जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं। एंजाइम उत्प्रेरक प्रभावी उत्प्रेरक होते हैं, बहुत इफेक्टिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। अब इनके अभिलक्षण की हम बात करेंगे। इनके अभिलक्षण जो एंजाइम्स होते हैं, बायोकैटलिस्ट होते हैं, सर्वोत्तम दक्षता, इनकी दक्षता काफ़ी प्रभावी होती है, सर्वोत्तम दक्षता, क्योंकि ये अन्य अभिक्रियाओं के बजाय सक्रिय ऊर्जा बहुत कम कर देते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, एक्टिवेशन एनर्जी को इतनी कम कर देते हैं कि बहुत क्विक रिएक्शन होती है। हम कह रहे हैं कि 1 मिनट में ये लाखों कणों को तोड़कर उत्पाद बना देते हैं। तो हम कितना ही जो हम खाते हैं मुख से, बहुत अनसंट चीज़ें भी हम खा लेते हैं, बहुत ऑयली भी, स्पाइसी भी खा लेते हैं, सब धीरे धीरे क्या होता है? पच जाता है। और पचने की जो प्रक्रिया है, जो यहाँ पे जो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताया, तो हम कहते हैं कि जो जो अभिक्रिया, जो बायोलॉजिकल अभिक्रिया है, जो बायोलॉजिकल रिएक्शन है बॉडी के अंदर, उनकी जो संकीर्ण ऊर्जा है वो बहुत कम हो जाती है। उसको कम करने का रोल किसका है? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कौन? बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट किसे कहेंगे? एंजाइम को। तो ये जरूर ध्यान रखें। तो ये देखिए, संकीर्ण ऊर्जा बहुत कम कर देते हैं, लाखों अणु को 1 मिनट में ही उत्पाद में बदल देते हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये पॉइंट है। उसके बाद सेकंड है आपका विलक्षण इसका, उच्च विशिष्ट प्रकृति। इनकी प्रकृति क्या होती है? विशिष्ट होती है। हम कह रहे हैं पेप्सिन एंजाइम्स प्रोटीन को अमीनो में बदलेगा और कोई नहीं। या हम कह रहे हैं सुक्रोज जो एंजाइम है वो सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलेगा। तो स्पेसिफिक होते हैं, उच्च विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। कोई एक विशिष्ट एंजाइम एक विशिष्ट अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित करता है, सबको नहीं। जैसे यूरिएज, बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। यूरिएज एंजाइम्स यूरिया के जल अपघटन क्रिया को उत्प्रेरित करता है, पर अन्य को नहीं। केवल यूरिएज एंजाइम यूरिया के ही जल अपघटन को प्रेरित करता है, अन्य में कहीं रोल इसका नहीं होगा। तीसरा पॉइंट है इष्टतम ताप। इष्टतम ताप मीन्स एंजाइम की सक्रियता, बहुत महत्वपूर्ण है। एंजाइम की सक्रियता 25 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस, जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है। हमारा बॉडी का टेम्परेचर बहुत अगर लो हो जाता है तब भी हमारे एंजाइम्स काम करने बंद कर देते हैं। अगर हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जैसे हम कहते हैं फीवर आ गया, तो फीवर में 37 से ऊपर चला जाएगा, तो हमने जनरली देखते हैं अगर बुखार अगर आ जाता है, फीवर आ जाता है, तो हमें भूख लगनी क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। उसका कारण क्या है? जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो सक्रिय, उनकी सक्रियता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये इसका मेन कारण है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इष्टतम ताप ये हो गया आपका, ताप सबसे अधिक होती है। यहाँ पर जो सक्रिय होंगे एंजाइम किस ताप पे? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पर। जो 25 से 35 डिग्री सेल्सियस को हम क्या कहते हैं? इष्टतम ताप कहते हैं। अब चौथा पॉइंट महत्वपूर्ण है, इष्टतम पीएच। जो मैं पीएच की बात कर रहा था, यहाँ पे पीएच, यहाँ पे अम्लीय माध्यम में एंजाइम्स काम करते हैं। यहाँ पर अगर माध्यम चेंज हो जाएगा तो तब भी इनकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। और यहाँ पर जो छोटी आंत में काम होता है, पाचन क्रिया होती है, वो मेन पाचन क्रिया वो सारी माध्यम होती है। तो इष्टतम पीएच, इनकी एक निश्चित पीएच पर सक्रियता अधिक होती है। पीएच 5 से लेकर 7 पीएच इष्टतम पीएच है। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम का हम कहेंगे पीएच 5 से लेकर 7 पीएच तक, इसको हम क्या कहते हैं? इष्टतम पीएच। जैसे हम यहाँ पर करें अम्लीय माध्यम और यहाँ पे करें सारी माध्यम, तो अलग अलग माध्यम में पीएच में, अम्लीय माध्यम में और सारी माध्यम में एंजाइम क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। तो डिफरेंट एंजाइम है, तो इनका डिफरेंट वर्क भी है और डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को डिफरेंट प्रोडक्ट में बदलते हैं। तो ये महत्वपूर्ण हमारा है। तो नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, अगला 5th पॉइंट हमारा है सक्रिय कारक तथा सह एंजाइम्स। ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, विटामिन, प्रोटीन, धातु आयन, कॉपर आयन जैसे निकेल आयन, सोडियम आयन, मैग्नीज आयन आदि की उपस्थिति में एंजाइम की सक्रियता बढ़ती है। इन्हें सह एंजाइम कहते हैं। तो को एंजाइम्स जैसे हम कहते हैं, जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था हैबर प्रक्रम में, आयरन क्या था? का उत्प्रेरक था, लेकिन जो मोटिवेटर थे, वर्धक थे, वो वहाँ पे मोलिब्डेनम और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का यूज कर रहे थे। तो ठीक उसी तरह भी एंजाइम्स को, एंजाइम की सक्रियता को बढ़ाने वाले जो होते हैं
उन्हें हम कहते हैं सह एंजाइम्स। विटामिन्स, प्रोटीन्स और धातु आयन ये हो सकते हैं जो कोएंजाइम की तरह क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कोएंजाइम्स। और ये उत्प्रेरक क्षमता को या एंजाइम्स की उत्प्रेरक क्षमता को बढ़ाते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है संवेदक एवं विष। तो जैसे उत्प्रेरक में भी हमने पढ़ा था कि उत्प्रेरक की शक्ति को कम करने वाले तो कुछ पदार्थों की उपस्थिति में एंजाइम की सक्रियता कम हो जाती है, जैसे हाइड्रोजन साइनाइड और कार्बन डाइसल्फाइड, जैसे हम कह सकते हैं। जैसे बहुत सारा हम मेडिसिन यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, हमारे स्टमक के पीएच को डिस्टर्ब करते हैं। तो उससे भी क्या होती है, सक्रियता एंजाइम्स की कम हो जाती है। जैसे कि जब आदमी बीमार हो जाता है उसकी भूख कम लगना, ये एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एंजाइम्स उत्प्रेरक की क्रियाविधि। एंजाइम्स की जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट, ये अभिक्रिया कैसे करते हैं। जैसे मैंने बताया था जो स्पेसिफिक जो एंजाइम्स के होते हैं स्पेसिफिक होते हैं, तो इनका स्ट्रक्चर भी क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। और एंजाइम्स जो होते हैं एक कोलाइडी विलन में ही जो है, जब एंजाइम्स कोलाइडी विलन बनाते हैं जल में, तभी ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो जब एक कोलाइडी विलन बनाते हैं तो सतह पर बहुत सारी इनके अंदर क्या होती है, कैविटीज़ होती है। मीन्स कीलॉग मेथड्स, मीन्स जो सब्सटेंस जिसमें अटैक करते हैं ये स्पेसिफिक इसलिए होते हैं क्योंकि स्पेसिफिक कैविटी डेवलप करते हैं। मीन्स कीलॉक जैसे ताला चाय में फिट होता है, उसी मेथड से ये स्पेसिफिक सब्सटेंस को अटैक करते हैं और उसको प्रोडक्ट में तोड़ देते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। तो हम अगले टॉपिक पे फिर बात करते हैं। आप जानते हैं एंजाइम्स की क्रियाविधि को, एंजाइम्स उत्प्रेरक की क्रियाविधि हम कह रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट। एंजाइम एक कोलाइडी विलयन, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, एंजाइम से एक कोलाइडी विलयन उत्प्रेरक का कार्य करता है। जो एंजाइम का कोलाइडी विलयन होता है वही आपका उत्प्रेरक का काम करता है। एंजाइम्स की इन कोलाइडी कणों की सतह पर बहुत सी कठोर कैविटी, जैसे हम कठोर भी कह सकते हैं, होती हैं। इन कैविटी में सक्रिय समूह NH2 अमीन, कार्बोक्सिलिक, थायोनिल, हाइड्रोक्सी इस टाइप के ग्रुप हो सकते हैं, जिनकी एक निश्चित आकृति होती है। इन कैविटी में अभिकारक के अणु एक ताले चाबी जैसे एक चाबी ताले में फिट होती है और दूसरे ताले में वही चाबी दूसरे ताले में फिट नहीं होती है, वही इसकी मैकेनिज्म है कि अणु एक ताले चाबी के समान फिट हो जाते हैं। वो सक्रिय संकुल बनाते हैं जो विघटित होकर उत्पाद में बदल जाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जो इसकी मैकेनिज्म है, इसलिए हम पहले भी बात कर चुके हैं लेक्चर में कि जो एंजाइम्स क्या होते हैं स्पेसिफिक होते हैं और एक स्पेसिफिक एंजाइम एक स्पेसिफिक अभिक्रिया को अंजाम देता है, उसमें उत्प्रेरक का कार्य करता है। कारण बस ये किसके समान है, चाबी के समान, और ये हर ताले पे फिट नहीं होती है। इसके निश्चित जो इसका आकार होता है, मीन जैसे एक चाबी से एक ही ताला खुलता है वैसे ही स्पेसिफिक ये होते हैं, एक ताले के लिए स्पेसिफिक चाबी होती है, वैसे ही एंजाइम्स भी अभिकारक के लिए क्या होती हैं, अभी स्पेसिफिक होती हैं। तो अगर इसके हम मैकेनिज्म की बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे दो स्टेप में ये होता है। एंजाइम को हम ई से डिनोट कर दें, ई, और सबस्टेट जो अभिकारक है उसको हम किससे डिनोट कर दें, एस से। किससे डिनोट कर दें, एस से। तो ये है आपका एंजाइम जो क्या है, उत्प्रेरक है, और ये क्या है, सबस्टेंस जिसे हम बोलते हैं अभिकारक। और ये आपस में मिलकर ताले चाबी के साथ फिट हो जाते हैं तो क्या बनाएगा ये, ES, जैसे हम बोलेंगे सक्रिय संकुल। जैसे हम क्या कर सकते हैं, एक संकुल निर्माण करते हैं, सक्रिय संकुल। जैसे हमारे बीच में क्या बनता है, मध्यवर्ती जो बनता है, जो हमने इससे पहले रिएक्शन पढ़ी है, मध्यवर्ती जो बनता है, इसी तरह से सक्रिय संकुल यहाँ पर बनता है। और इन रिएक्शंस की जो मैं बताऊँ सक्रिय ऊर्जा, एक्टिव से एनर्जी मिनिमम होती है, बहुत कम हो जाती है जब एंजाइम्स
इन पे अटैक करता है एज ए कैटलिस्ट। अब ये सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो ये आपका सक्रिय संकुल है ES संकुल, ये संकुल क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है। विघटित होके फिर से कैटलिस्ट क्या होता है अलग, और जो सबस्ट्रेट किस में बदल जाता है, प्रोडक्ट में, उत्पाद में। सबस्ट्रेट किस में बदल जाएगा, तो एंजाइम्स जो कैटलिस्ट है अपना अलग हो गया। जैसे कि हम पढ़ते हैं रिएक्शन में एंजाइम्स कोई भी, चाहे बायो कैटलिस्ट हो या नॉर्मल कैटलिस्ट हो, अभिक्रिया में भाग लेते हैं, एक्टिव एनर्जी को कम करते हैं, उसके बाद स्वयं क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और बना देते हैं उत्पाद। क्या बना दिया, उत्पाद। तो ये इसकी मैकेनिज्म है। और थोड़ा इसको हम डायग्राम से बनाए तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। कीलॉक मेथड अगर हम कहते हैं तो सपोज ये कि आपकी एंजाइम्स हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, एंजाइम, और सबस्ट्रेट भी इसी आकृति में का होगा। जिसमें क्या होगा, ये फिट हो जाएगा, तो इस टाइप के ये इसमें जाके क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। तो ये है आपका एंजाइम, और ये क्या आपका अभिकारक। तो इसको हम कह सकते हैं ये क्या आपका सबस्ट्रेट। तो जब ये क्रिया करते हैं तो की लॉक ताले चाबी की तरह क्या हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे हम दिखा सकते हैं इसको, बिल्कुल फिट हम दिखाएंगे इसको, ये हो जाएगा बिल्कुल इस तरीके से। इस तरह से फिट हो जाएगा उसमें, ये आपका एंजाइम्स और ये आपका सबस्ट्रेट। तो अगले स्टेप में क्या होगा, ये फिर टूट के फिर से अलग हो जाएंगे। सेकंड स्टेप में, अगले स्टेप में तो फिर से एंजाइम आपका अलग हो जाएगा, एंजाइम बिल्कुल अपनी शक्ल में अलग हो जाएगा। एंजाइम्स आपका अलग हो गया, ये क्या था आपका संकुल, और ये आपका एंजाइम्स, और इसमें क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट इस टाइप से क्या हो जाएंगे आपके, प्रोडक्ट दो या दो से अधिक टुकड़ों में भी बन सकते हैं आपके। ये हो गया आपके प्रोडक्ट, ये क्या हो गया आपके प्रोडक्ट, उत्पाद, इसको हम कह सकते हैं उत्पाद। तो ये डायग्राम से हम दिखा सकते हैं, बहुत आसान मैकेनिज्म है, लेकिन आसान के बजाय, आसान के साथ साथ ये स्पेसिफिक भी है, क्योंकि इस चाबी से यही ताला खुल सकता है। तो इस एंजाइम से यही विशिष्ट अभिकारक इस पर क्या हो सकता है, जुड़ के उत्पाद बना सकता है। मीन्स हर कोई चाबी हर कोई ताले में नहीं लगेगी, इसलिए एंजाइम हम कहते हैं क्या है, स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। अब कुछ रिएक्शनों पे इन पर बात करते हैं इनकी। पहले चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते इतने का, उसके बाद मैं इसको मिटा दूंगा, इसको मिटा दूंगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें आप। फिर बात करते हैं इनके कुछ रिएक्शंस की इंपॉर्टेंट। तो अंत में देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण ये हैं
एंजाइम उत्प्रेरण के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण, जैसे शर्करा का प्रतिपन, सुक्रोज का जल अपघटन किसकी उपस्थिति में होगा, इन्वर्टेड एंजाइम की उपस्थिति में। ये किस में टूटता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, C6H12O6, C6H12O6 ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटता है। स्टार्च का माल्टोज में, स्टार्च का जल अपघटन होता है किस एंजाइम की उपस्थिति में, डायस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, और किस में बदल जाता है, माल्टोज में। वैसे ही यूरिया का जल अपघटन, यूरिया NH2CONH2 का जल अपघटन यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति, स्पेसिफिक है, हर रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक आपके एंजाइम कैटेलिस्ट है, तो ये अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड बदल जाती है। आमाशय में प्रोटीन पेप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में पेप्टाइड बदलती है। आंतों में प्रोटीन ट्रिप्सिन की उपस्थिति में अमीनो अम्ल, और माल्टोज से ग्लूकोज जो आपके आंतों में छोटी आंत में बदलता है, तो माल्टोज का जल अपघटन होता है माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, तो क्या बनता है आपका, ग्लूकोज। जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा जो होता है वो ग्लूकोज। तो इसी साथ ही एंजाइम्स जो ये टॉपिक था मेरा आज का कंप्लीट होता है। और कुछ बायो मैंने आपको ज़रूर पढ़ाई इसमें है, तो आज की आपको बायो भी कैसी लगी इस पर मैं कमेंट्स ज़रूर चाहूँगा। और आज का टॉपिक आपको कैसा आया, समझ में आया, तो लाइक और कमेंट्स करना नहीं भूलिए। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर अभी नहीं है तो ज़रूर मेरे सब्सक्राइबर बनिए, और मेरे सारे वीडियो कंसेप्ट वाइज और नोट्स के साथ ज़रूर देखिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।